हेलो हेलो, मैं एक दफ़ा फिर फंसी हुई टी शर्ट पहन आया हूँ। उसकी वजह ये है कि आपके कंट्रीब्यूशंस नहीं आ रहे। मैं कैसे ख़रीदूंगा नए कपड़े अगर आप पैसे नहीं भेजेंगे। इसलिए फ़ौरन ये जो स्क्रीन के नीचे आती है ना सपोर्ट करने के तरीके, इस पे आपने फ़ौरन सपोर्ट करना होता है। थैंक यू अली आपका ज्वाइन करने का। और पहले टाइटल, उसके बाद फिर सवाल। हाँ जी, तो अली वो पैसे आने थे जुलाई के एंड में। अब हुकूमत कह रही है कि अगस्त के एंड में आएंगे। वो कोई एक बीच में 28 डेट भी निकली थी कि शायद आईएमएफ की उस दिन वोटिंग होनी है। ये क्यों नहीं होके दे रही? ये क्या चाह रहे हैं? रोज मैं सुबह उठता हूँ तो 2-3 रुपए डॉलर ऊपर गया होता है। क्या करूं मैं? मतलब घर पे हम मिलाद करवाएं कि रुक जाए डॉलर? यार पहली चीज़ तो उसमें ये है कि डॉलर तो अगेन रुकेगा, ऊपर नीचे जाएगा। उस पर तो को थोड़ा सा वो वाला मामला भी हुआ है कि अब ये एफपीसीसीआई ने कंपटीशन कमीशन को ख़त लिखा है कि जी आप बैंकों की बेसिकली इंक्वायरी कराएं, ये फॉरेक्स रेट फिक्स करते हैं और इस तरह के काम करते हैं। तो शायद थोड़ा सा वो वाला एलिमेंट भी हो, अभी हमें नहीं पता इंक्वायरी के क्या रिजल्ट आएंगे। प्लस जाहिर सी बात है वो वाला एलिमेंट है कि डॉलर के ऊपर ये आईएमएफ का प्रेशर भी है। उसके अलावा अभी आपने नोट किया होगा पिछले दिनों वो व्हाट्सएप के फेक मैसेजेस वगैरह चल रहे थे कि जी डिफ़ॉल्ट करने लगा है पाकिस्तान। फिर उस पर वो 2 डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक के जो थे, उनका एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था नहीं जी डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत नहीं है। अभी आज जेपी मॉर्गन की स्टोरी आई है कि जी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा शायद पाकिस्तान का उस तरह नहीं है। अब अगला सवाल, और ये मतलब बिल्कुल सही है कि अब जो आईएमएफ के साथ मामला तय पा गए हैं और दूसरी चीज़ें जिस तरह चल रही हैं, डिफ़ॉल्ट का कोई इम्कान नहीं है। अब सवाल ये आ जाता है मामला अगस्त पे क्यों चला गया है। मामला अगस्त पे सिर्फ एक वजह से गया है और उसकी वजह ये है कि जिस हुकूमत ने इतनी मेहनत की है चीज़ों को यहाँ तक लाने की, अब वो ये तो चाहेगी ना कि उस मेहनत के बदले में उसको धक्का तो मार के बाहर ना निकाला जाए। और जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने इस हुकूमत के आने पे ये सब कुछ मतलब क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि लैक ऑफ ट्रस्ट था, स्पेशली वो जो पेट्रोल और एनर्जी की कीमतों वाला हरकत इमरान खान साहब ने की थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और फिर इस हुकूमत ने आगे कई बोल्ड फैसले किए थे। तो जो क्रेडिटर्स का आईएमएफ वगैरह और दूसरे इनका जो ट्रस्ट था वो भी इसी वजह से वापस आया कि इस हुकूमत ने वो फैसले किए थे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि दोनों फ्री कैन जो हैं वो इस अनसर्टेनिटी में फिलफौर कुछ करने को तैयार होंगे। तो अब वो कोई मिफ्ता साहब ने गालिबन, मुझे नहीं पता अभी कंफर्म मैंने नहीं किया, बट उन्होंने कोई इस तरह की बात भी की थी कि आई थिंक ट्रिब्यून में था आज कि आईएमएफ ने कहा है कि जी आप 4 बिलियन की जो फ्रेंडली कंट्री फाइनेंसिंग है कंटिजेंट ऑन आईएमएफ, अगर वो भी सिक्योर करें तो फिर हम आपको पैसे रिलीज़ करेंगे, ये वाली ट्रांस रिलीज़ करेंगे। तो उसकी बातचीत भी चल रही है। फिर एक और इशू जो पेंडिंग है अभी आईएमएफ की तरफ, वो खैर उसका इस ट्रांस से तो ताल्लुक़ नहीं है, वो ये भी है कि गवर्नमेंट ने कहा था कि जी 6 बिलियन के प्रोग्राम को आप 9 बिलियन कर दें और उसकी ड्यूरेशन 1 साल और एक्सटेंड कर दें। अभी उस पर भी डिसीजन आना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, मगर उसके बाद जो इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और जो थोड़ा सा अब्रेसिव सा एटीट्यूड है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मामलात पे, वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा लोगों को इस वक्त कह रहा है कि अच्छा फिर ठीक है, इंतज़ार करते हैं थोड़ा। अच्छा, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा है, इसमें कोई हकीकत है या नहीं है कि यूएई ने पैसे ऑफर किए हैं और बदले में कहा है कि अपनी ब्लू चिप कंपनीज में हमें 10% शेयर होल्डर अच्छा, बनाना? ये ना सिर्फ इसमें हकीकत है, ये सिर्फ खाली यूएई नहीं है, इसमें यूएई भी है, इसमें कतर भी है, इसमें सऊदी अरेबिया भी है। कुल मिला के आई थिंक 2 साल के अंदर ये को 20 से 22 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। और यूएई है उसके अंदर सऊदी अरेबिया है, कतर है, और वो चाहते हैं कि जो बेसिकली हुकूमत के इदारे हैं उसमें मारी गैस है, पीपीएल है, ओजीडीसी है, पीआईए है, उसके अलावा प्राइवेट लेवल पे, ये तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट लेवल पे जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की एयरपोर्ट हैं, उनके मैनेजमेंट के अंदर इसी तरह फ़ौजी फर्टिलाइज़र है, फ़ौजी फाउंडेशन के कुछ और बिजनेसेस हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जी हम आपके पैसे पूसे देने को तैयार हैं, लेकिन बजाय इसके कि आप हमसे लोन लें, बेहतर ये है कि हमारे फॉर इंस्टेंस जैसे यूएई का मुबादला है, सऊदी अरेबिया का अपना सॉवरन वेल्थ फंड है, उन्होंने आरामको को रीस्ट्रक्चर करके भी किया था।
सिमिलरली कतर का भी सॉवरन वेल्थ फंड है, वो कहते हैं कि जी हम आपके जो जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं सरकारी, उसमें हम आपके शेयर उठा लेते हैं और आपको पैसे मिल जाएंगे, और हमारा मसला ये, हमें बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। उनकी रिक्वायरमेंट ये थी, और ये आपको अगर याद हो तो आज से कोई तकरीबन 2-3 साल पहले इस तरह की खबर आई थी, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये ब्लूमबर्ग पे खबर आई थी वो साल एक पहले, कि मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब को कहा था कि जी मैं पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया की ही 30 बिलियन की 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कराने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक गारंटी चाहिए, और वो ये कि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल और ऑफिशियल इंटरफेरेंस नहीं होगी जो पाकिस्तान में इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स के साथ होती है। और उसके बाद वो स्टोरी कुछ इस तरह थी कि वो कोई इतने खुश नहीं थे उसके रिस्पांस के ऊपर, और उसके बाद वही चीज़ खबरों में फिर आया था जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद गए थे, तो वही ऑफ़र रिवाइव हुई थी। अब 5 दिन पहले काबीना ने उस बिल की मंजूरी दी है जिसमें बेसिकली जो सरकारी स्टेक है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ में, वो उसकी सेल की जाएगी, गैर मुल्की हुकूमतों को G2G एग्रीमेंट होंगे, और उसमें इस तरह के जो सेफ़ गार्ड चाहिए थे वहाँ पर कि जी आपकी इसके ऊपर कोई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिकॉर्ड है कि रिकॉर्डिक है, आपका कारके है, और इस तरह के दूसरे एग्रीमेंट हैं जहाँ पर कोर्ट्स ने ऐसे डिसीजन दिए जो एक तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के ख़िलाफ़ थे, पर दूसरा उस पर पाकिस्तान को जुर्मानों की मद में बड़ी भारी कीमत भी अदा करनी पड़ी थी। तो एक तो उसमें ये क्लॉज है कि जी ये कोर्ट के एम्बिट से बाहर होंगे कोई कोर्ट, और इसके ऊपर ये नैब जैसा कोई इदारा जो है ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी नहीं कर सकेगा। तो जब आप G2G लेवल पे एग्रीमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी हुकूमतों की ये एक ख्वाहिश तो होती है। जिस तरह वो आपको याद है कि CPEC के अंदर वो मुल्तान सकर मोटरवे के ऊपर वो मुराद सईद साहब ने इस तरह की बात कर दी थी, कोई इंक्वायरी वगैरह शुरू हुई, फिर चाइनीज़ को इंटरवीन करना पड़ा, उनके लिए भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। तो कोई हुकूमतें ये नहीं चाहती हैं। तो अब काबीना ने 5 दिन पहले उस एक्ट की मंजूरी दी है, और इम्कान यही है कि जो भी पार्लियामेंट का सेशन होगा अगला उसमें उसको पेश किया जाएगा और उसको मंजूर करवाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल ये है कि एक तो चलिए बिल्कुल वो समझ आ गया कि जो हुकूमत है उसको भी अब ये है कि शायद बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है कि सब कुछ हो जाए, क्योंकि उसको भी नज़र आ रहा है कि चीज़ें आर नॉट गोइंग देयर वे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी मामला है कि IMF भी कह रहा है कि $1 बिलियन जो फौरी तौर पे हमने देना है उससे तो आपकी दाढ़ भी नहीं गीली होनी, तो पहले ज़रा दीगर मुल्कों से भी बात कर लो ताकि पता तो लगे कि मामला जा किस तरफ रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि IMF और हुकूमत दोनों जो हैं, और ख़ास तौर पे IMF, उसने ये कंडीशन इस वजह से रखी है, इस वजह से नहीं रखी है कि उसको ये शक था कि दाढ़ गीली नहीं होगी, उसने इस वजह से रखी है कि वो ज़रा ना इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है को पिछले 2-3 हफ्ते के वाक़यात के बाद, जिसमें इलेक्शन के वाक़यात भी हैं, उसमें अदालती वाक़यात भी हैं, उसकी वजह से वो चाहते हैं कि इन मामलात का और हमसाया ममालिक और दीगर ममालिक का तापमान भी चेक कर रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो तापमान चेक कर रहे हैं, क्योंकि मतलब ये बहुत सी चीज़ें हैं जो एक्चुअली सॉर्टेड हैं। सो अब इस वक्त बेसिकली मसला ये है कि ये बात जो है ना, ये ज़रा हमें बड़ा सोच समझ के करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कर लेनी चाहिए। और वो ये है कि इस मुल्क में को पिछले 8-9 साल में ख़ास तौर पे, और पिछले 20-30 साल में हमारे कुछ मतलब जो रियासती इदारे होते हैं वो इकानमी में बहुत ज़्यादा इंट्रेंच हो गए हैं, और उनका इकनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब उनकी जो कमांड है उसको इस वक्त सिचुएशन की पूरी तरह आ गई है कि मुल्क के जो हालात हैं इसमें अब वो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन जो नीचे के डेस्क जॉबर्स हैं, आई थिंक वहाँ नेचुरली मतलब जो रैंक एंड फाइल है उसमें जिटरीनेस पाई जा रही है कि मामलात जो हैं वो, अगर ये सब कुछ हो जाता है कि मतलब अमाराती भी आ जाएंगे और सऊदी भी आ जाएंगे, तो हम तो गैर मुल्कियों को अपनी इकॉनमी में जारादार बनाने जा रहे हैं और ये सब कुछ। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो जिटरीनेस है इस वक्त पॉलिटिकल, ये बेसिकली
उस वजह से आ रही है। आप और मुख्तलिफ रियासती इदारे, कोई एक रियासती इदारा नहीं, मुख्तलिफ रियासती इदारों के अंदर एक थोड़ी सी बेचैनी पाई जा रही है कि शायद हमने जो कुछ इतना गेन किया था वो सब कुछ शायद निकल जाएगा। बट मेरा अपना ख्याल है कि वहाँ पर काफ़ी कलीदी ओहदों पे जो लोग हैं उनको इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह एहसास है कि अगर चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो वो नहीं चल सकेंगी। अच्छा सॉरी, आखिरी सवाल मैं दोबारा कहने लगा हूँ, लेकिन एक और आखिरी सवाल वो ये है कि ये कोई दुनिया की पहली मिसाल तो नहीं है ना कि जिसमें बाहर से ममालिक जो हैं वो सरकारी कंपनीज वगैरह में शेयर होल्डर हों? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ फॉर इंस्टेंस ये है कि मतलब अगर आप लंदन के बारे में बात करें, मतलब यूके तो खैर यूके इन जनरल, बट अगर आप लंदन सिटी के बारे में बात करें तो लंदन सिटी के बारे में तो कहा जाता है कि वहाँ पर अब अगर कोई कतरी नई डेवलपमेंट हो रही है या कोई बेसिकली कोई सुपर स्टोर की रेनोवेशन शुरू हो गई है दोबारा, तो पहला शक यही जाता है कि कतरियों ने ख़रीद ली है और अब वो इसको बना रहे हैं। यही हाल अमेरिका का है, यही हाल मतलब इस वक्त 11% अमेरिका जो है वो 4 अरब सॉवरन वेल्थ फंड ओन करते हैं, और 4 अरब सॉवरन वेल्थ फंड और प्राइवेट फंड ओन करते हैं। सो ये कोई छोटा नंबर नहीं है 11%, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर अमेरिकी ये कर रहे हैं तो हमें भी मतलब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जो है ना वो साउथ एशियन अजीब लोग होते हैं, देने पे आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा मुल्क दे देते हैं, और ना देने पे आए तो शेयर जाते हुए भी इनकी कौमी अहमियत जो है वो परेशानी में पड़ जाती है। ये मेरा अपना ज़ाती ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी यही है कि ये ना देखो कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बस पैसे आ रहे हैं। तो यही मेरे ख़्याल में हम सबको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है इस फ़लसफ़े को, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़रूर आप पेट्रन बने और अगले हफ़्ते फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।